जितने भी लीडर थे उन्होंने तय कर लिया था कि 26 जनवरी को 1930 को फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया गया था। पहली बार ट्राई कलर हमारे जो फ्लैग था उसको होस्ट कर दिया था और ये माना गया था कि इस दिन से ही हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे कंटिन्यू कर लेंगे। तो मोहम्मद अली जीना इन्होंने 10 साढ़े 10 की रात के बजे 14 को साइन कर दिया और उसी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 AM को 2 बजे साइन किया कि कोई पर्सन 10% अपनी इनकम बचा रहा है हर साल। तो 2 साल के बाद कितना बढ़ गया, 10% जो है उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 40 बनी और पूरा नंबर तो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी। टाइप नंबर 2 या 3 में कि कोई स्कूल में अगर बच्चा जाता है, स्कूल एंड कॉलेज में, तो कुछ सर्टेन मार्क्स मिलेंगे, कभी पास होगा कभी फेल होगा, तो कैसे बनाया जाएगा। फिर हम लोगों ने ऐसे माना कि वो स्टूडेंट जो स्कूल में जाने वाला है वो जॉब पे लगा। अब जॉब पे लगा तो उसका इनकम आएगा, एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग होगा, उसको हैंडल करना है। आज का जो मेन पार्ट है उसका अगला टाइप माना जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। यहां पर आपके सामने 2 इमेज नजर आ रही है। एक प्रॉपर एक बुक की इमेज है और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक मानी गई है द कंपाउंडिंग इफेक्ट। और इसमें कुछ ऐसी ऐसी स्टोरी बताई गई है जो रियल बेस्ड स्टोरी है और जिन लोगों ने अपने लाइफ में जिया भी है उनकी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बात की गई है। और एक इमेज हमारे सामने, यार कंपाउंडिंग इफेक्ट कितने दिन में लगाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है और कैसे वर्क करता है। कंपाउंडिंग के बारे में कुछ लोगों ने बहुत अच्छी लाइन बताई थी। मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन की बात यहां पर बताता हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका कहना था कि दुनिया भर में अगर देखा जाए 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स माना जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि अगर 7 अजूबे हमें पता है उनमें से एक इंडिया में है, कौन सा है, ताजमहल। हम लोग कहते हैं ताज, हाँ ताजमहल है। उसी प्रकार से 8वां वंडर्स अगर कोई होता है तो वो कह रहे थे कंपाउंडिंग इफेक्ट होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, इनका कहना है अगर कोई भी चीज आपको, कोई भी चीज अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो और वो इंप्रूवमेंट लगातार अगर होता है तो उसका रिजल्ट जो है, उसका नतीजा है ना, वो बहुत अलग प्रकार से आ जाएगा। मैं आपको छोटे एग्जांपल की तरफ से बताता हूं। मान लिया जाए कि ऐसे समझ लो, एकदम बेसिक यहां पर ही बता दो, फिर ये कंसेप्ट कैसे वर्क करेगा इसके ऊपर आता हूं। मान लेते कि एक पर्सन है, ये करे वो हर साल के बाद में, 1 साल के बाद में 10% का इंक्रीमेंट करता है। यानी पहले 10 साल में फिर 10%, 10%। यानी उसने ठान लिया कि मैं अपनी सैलरी को 10-10% से बढ़ाऊंगा। पहले साल 10% बढ़ा होगा, अगले साल नेक्स्ट 10% बढ़ा। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, 2 साल के बाद में उनकी सैलरी कितने से बढ़ गई होगी। क्या लगता है, क्या आंसर आएगा। हर साल 10-10% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया कि हर साल इंप्रूवमेंट कर रहा है, फिर तो ही बढ़ेगी। पहले साल 10% बढ़ा, अगले साल 10% बढ़ा, तो सवाल हुआ 2 साल के बाद में कितना बढ़ गया होगा। कितना, 20%, 21, 20% समथिंग ऐसा लग रहा है। और नॉर्मली हम लोग बात क्या करते हैं ना, आपको 21 भी करा है, लोगों को क्या लगता है 20% ही बढ़ना चाहिए। कंपाउंडिंग कहता है वैसा नहीं होता। कंपाउंडिंग क्या कहता है, अगर आप कोई भी चीजें बार बार इंप्रूवमेंट करते हो, वो लगता तो 20 है लेकिन 20 से ज्यादा हो जाएगा। 2 प्रकार से समझ रहा हूं। एक, मान लेते हैं कि उस पर्सन की जो सैलरी होगी आज के डेट में 100 रुपीज होगी। ऐसे समझ लेते हैं 100 रुपीज उसके पास वो आज अर्निंग कर रहा है। अब 1 साल हुआ, 1 साल होने के बाद में उसने ग्रो किया और ग्रोथ करने के बाद में 10% सैलरी बढ़ गई। अब 100 का 10% कितना, 10 रुपीज। यानी यहां पर उसकी सैलरी हो जाएगी कितनी, 110 रुपीज। यहां पर उसकी सैलरी आफ्टर 1 ईयर हो जाएगी। हम लोगों ने कहा और 1 साल का वेट करते हैं, और 1 साल के बाद में देखा तो ये कह रहा है मैं यहां पर भी 10% बढ़ाऊंगा। तो आप बताओ 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। तो दैट मीन्स इसमें 11 ऐड करेंगे। अगर इसमें 11 ऐड करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा, 121 रुपीज हो जाएगा। तो अगर आप इसको ठीक तरह से देखो तो आपको नजर आ रहा है कि यार पहले तो 100 था और यहां पर 121, तो 21% से बढ़ गया। यानी बात होती है कि जो हम लोग बढ़ाने की सोचते हैं वो उससे कहीं काफी हद तक ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। और इसी वजह से लोग जितने भी अलग अलग बताया जाता है, जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, उसमें बहुत 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 बड़े सेलिब्रिटी को रखा जाता है। ठीक है, उनका कहना है कि जब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, वो कंपाउंडेड जाना चाहिए, कंपाउंडेड जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली 10-10 रुपए बढ़ रहा है, अमाउंट के ऊपर अमाउंट जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग। तो सर हमारे एग्जाम में कैसे आ सकता है, हमारे एग्जाम में इसका कंसेप्ट आता है कि रेक्टेंगल, ज्योमेट्री पे, पैसे पे, सैलरी पे अलग अलग लगेगा। इसका मेन पर्पस है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट लगाया कैसे जाता है। देखो ये बुक क्या समझाती है, इस बुक का कहना है कि कोई भी हैबिट है दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग।
मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूं और मुझे अच्छी हैबिट है, खाली बुक की कहानी समझा रहा हूं। बुक वाला क्या कह रहा है, अगर आपको कोई अच्छी आदत लग गई और वो आप वर्क करते ही जा रहे हो, लास्ट तक करते ही जा रहे हो, तो उसका फाइनल जो टच आपके सामने नजर आएगा वो वन ऑफ द शानदार होगा। मैं आपको एक एक्टर की एग्जांपल बता रहा हूं। एक एक्टर है जो आज की डेट में भी बहुत मशहूर है और बहुत काम मिलते जा रहे हैं, दोनों में से SRK, शाहरुख खान। शाहरुख खान खुद कहते हैं कि जब वो अपने फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो लोग उनको अगली कहते थे, शक्ल अच्छी नहीं है, ना बॉडी नहीं है। पहले मूवी देख लेना शाहरुख खान की, कभी टाइम मिले, बॉडी ठीक नहीं है, बॉडी बिल्डर नहीं है। SRK ठीक है, दिखने में इतना हैंडसम नहीं है, एकदम सिंपल सा बंदा है, चल रहा है। और ये मैं शूटिंग के उसमें बहुत सारे लोगों ने भी बात की। एक शाहरुख खान के साथ में एक मूवी आ रही थी, करण अर्जुन। करण अर्जुन नाम की एक मूवी है, मे भी आपने देखा भी होगा। करण अर्जुन नाम की मूवी में सलमान खान एंड शाहरुख खान दोनों एक्टर है। और सलमान खान बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे है, अभी भी है, ठीक है, और बॉडी बिल्डर है, सब कुछ है, घर से सब कुछ मिला है। यहाँ पर ये SRK कुछ नहीं कर रहे, मतलब नया पर्सन, फिल्म इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है, डायरेक्टली आए हैं। और यहाँ पर बहुत बार ऐसा माना जाता था, उनके ऊपर मजाक भी उड़ाते थे, वो कुछ नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, उनका उस समय की पहली मूवी का लुक देख लो और आज का लुक देख लो, आपको लगेगा उस समय ठीक ठाक है, आज बहुत हैंडसम दिख रहे सर, जबकि उनकी एज 60 के आसपास चली गई। ठीक है, दैट इज द कंपाउंडिंग। उन्होंने क्या किया, वो कह रहे हैं मैं कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, मैं हरदम इंप्रूवमेंट करता चला गया, दैट इज द कंपाउंडिंग। ठीक है, तो कंपाउंडिंग करने के लिए ये माना जाता है, मतलब साइंस में ऐसे कहा जाता है, कोई भी हैबिट अच्छी लगानी है एकदम से तो नहीं रख सकते, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड माना जाता है। नंबर ऑफ डेज कितना होना चाहिए, 21 डेज। अगर आपको 21 डेज उस चीज को आप बार बार करते रहो तो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हैबिट बनेगी तो बाद में उसके ऊपर कंपाउंडिंग लगा सकते। ये इस बुक की फिलोसॉफी है। मैं इसी से रिलेटेड मैथ्स में कैसे जाना चाहता हूं ये समझेगा। एक एग्जांपल तो मैंने यहां पर आपको दिया कि हमारे एग्जाम में खाली इतना भी सवाल आ सकता है कि कोई पर्सन 10% अपनी इनकम बचा रहा है हर साल, तो 2 साल के बाद कितना बढ़ गया, या उसकी सैलरी बढ़ रही तो कितना होगा। तो एक तरीका है मैं ऐसे सॉल्व करूं। ठीक है, दोबारा देखिए, इस मेथड में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने देखा कि 100 रुपीज वो हर साल कमा रहा है, 100 रुपीज है उसके पास में, पहले साल 10% बढ़ा, तो ये बन जाएगा यहां पर कितना, 110 हो गया। पहले साल 10% बढ़ा, अगले साल और 10% बढ़ रहा है, अगले साल और 10% बढ़ जाएगा, तो 110 का 11 रुपीज हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे यहां पर जो होगा 110 + 11 ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा 121। तो एकदम सिंपलेस्ट सवाल ये होगा कि यार कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ आफ्टर 2 ईयर। वैसे 3 ईयर का अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, सर 3 ईयर है ना, नॉर्मली 30 लगता है हमें, 10 से, पर 30 नहीं होगा, 30 से ज्यादा होगा, इतना तो जरूर कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग की वजह से। तो इसका जो आंसर यहां पर पूछा गया, तो इसका आंसर आप हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग क्या करेंगे, ये 121 है और माइनस कितना करेंगे, 100, देन व्हाट इज द आंसर यार, 21% हमारा बढ़ गया। ये हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। एक तरीका हुआ। दूसरा मेथड बताओ, 3-4 मेथड समझाता हूं, ध्यान से समझे। दूसरी मेथड क्या है, आपको ये देखना है जो भी इंक्रीमेंट है वो कितने परसेंट की वजह से हो रहा है, 10%। और कंपाउंडिंग वर्ड है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी पैटर्न में और एक टॉपिक पढ़ने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसकी मेथड भी बता सकते हैं, बिकॉज कंपाउंडिंग तो वर्ड ही चल रहा है उसका। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले साल उसने 10% ग्रोथ किया, अगले साल उसने 10% ग्रोथ किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है पहले साल तो 10 ठीक है, अगले साल का भी 10 ठीक है, लेकिन जब मैं अगले साल ग्रोथ कर रहा था तो पहले के ऊपर भी 10% लूंगा। ठीक है, तो पहले ऊपर 10% लेना मतलब 10 के ऊपर कितना लेना, 10% लेना। तो बताओ 10 का 10% कितना, 1 होता है। तो दैट मीन्स यहां पर 1 आएगा, नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 10 + 10 20, 20 + 1 कितना, 21। तो ये एक मेथड है जिसमें डायरेक्टली आप ऐसे चले जाते हैं। तीसरी मेथड ये है कि किसी को लगा सर मुझे फॉर्मूला पसंद है, मुझे इसमें जाना ही नहीं है कि परसेंटेज में, तो ये कहता है यार फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इंक्रीमेंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इंक्रीमेंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर आप दोनों जगह पर देख रहे हो वो ग्रोथ कर रहा है अपने आप में, तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कि x + y + x × y/100। बट ये फॉर्मूला जो यहां पर बनाया जा रहा है, इसका मेन पर्पस है ओनली कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। दो बारी ग्रोथ करो, उससे बाद में नहीं जा सकते। इसमें हम लोग कितने भी बार जा सकते हैं, इसमें हम लोग कितना भी बार लिख सकते हैं। ये कह मैं 2 फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। हमारे एग्जाम में 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं 2 फैक्टर में ग्रोथ में, तो पहली बार 10% ग्रोथ हुई है, नेक्स्ट टाइम 10% हुआ, देन 10 इंटू क्या करेंगे, 10 और डिवाइड बाय कितना करेंगे,
100। आप जानते हो 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 10 20, और 20 में एक नंबर ऐड करो, आंसर कितना आएगा 21। तो ये तरीका है उसको लिखने का। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ता हूं। कंपाउंडिंग में एक मेथड, एक ऐसे सवाल आता है, जितने भी ज्योमेट्री वाले सवाल है परसेंटेज वाली बुक में आएंगे, वो सभी सभी के सभी ज्योमेट्रिकल, हाँ, वो सभी के सभी कंपाउंडिंग से ही सॉल्व होता है। आप जब, हाँ, जितने भी रेफरेंस बुक देखते हो तो आपको लगा मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूं, उसमें ज्योमेट्री आ गया, रेक्टेंगल आया, स्क्वायर आया, रोम्बस आया, अलग 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 डायग्राम। तो आपको क्या लगता है जितने भी डायग्राम उसके फॉर्मूले याद करना है? फॉर्मूले का कोई चक्कर ही नहीं है, वो ज्योमेट्री वाला वर्ड देगा और आपसे पूछेगा। अब ज्योमेट्री वाला वर्ड देते समय परसेंटेज पूछा जाएगा, तो एक सवाल परसेंटेज में हर बार आएगा एरिया के नाम से, एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए यार, इनको समझने के लिए मैं ज्योमेट्री का कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना, लेंथ है कि नहीं, हम लोग कहते हैं लेंथ को निकाल रहे हैं, लेंथ फाइंड कर रहे हैं। लेंथ का मतलब हमेशा होता है सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन, दैट इज अ लेंथ। सिंगल डायमेंशन होना चाहिए। देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आप किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो, हाँ, तो आप हमेशा विड्थ कभी नहीं देखते। आप क्या कहते हैं, रस्सी चाहिए, इतनी लंबी रस्सी चाहिए, उसका विड्थ नहीं चेक करेंगे। रोड कितने दूर जा रहा है, तो क्या हो गया, लेंथ हो गया, उसको ये नहीं देखेंगे कितना क्या है, हमें तो जाने से मतलब है, मेरी गाड़ी जाएगी क्या, हाँ ठीक है, तो दैट इज अ लेंथ। लेंथ इज कॉल्ड एज अ सिंगल डायमेंशन। आप हमेशा ऐसे देख रहे हो, सिंगल डायमेंशन। अब लेंथ को मेजर करने के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं? अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है, व्हाट इज द यूनिट? मीटर, किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब कुछ मीटर है। ठीक है, अभी एग्जाम में नहीं लगेगा, बट खाली लिखा के दे रहा हूं। सपोज मान लो कि किसी ने कहा कि सर हम लोग तो 1 माइल चलते हैं, 1 माइल का, देखो पुराने लोग तो माइल में डिस्टेंस कवर करते थे, आज हम लोग किलोमीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल पे 1 माइल यानी कितना होगा, 1.6 किलोमीटर। उसके बाद में आता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होता है? 1000 मीटर हो जाता है। फिर आता है कि 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। फिर आता है 1 सेंटीमीटर यानी कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो ये आपस में कन्वर्जन है। आप जब भी लेंथ को देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल डायमेंशन, एक डायमेंशन की बात करते हैं। दूसरा देखिए, अब फिर होता है कि सर एग्जाम में तो लेंथ के बाद में ये एक और आता है, जिसको कहते हैं लोग एरिया। अब हर डायग्राम के हिसाब से एरिया का फॉर्मूला बदलता है। ठीक है कि नहीं, स्क्वायर का अलग है, रेक्टेंगल का अलग है, रोम्बस का अलग फॉर्मूला होगा, सिलेंडर का पूछा तो हमें वो अलग होना चाहिए, सर्कल का एरिया होना चाहिए। मैथ्स क्या कहता है, आप जिसने मैथ्स बनाया ना उसके बारे में समझे। उसने क्या सोचा, एरिया जो भी बनाएगा उसका कहना है एरिया का मतलब हुआ 2 डायमेंशन, 2D या 2 डायमेंशन, दैट इज द एरिया, सिंपल सा। यानी जहां पर भी 2 डायमेंशन है उसका एरिया निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकाल सकते। सपोज एक सिंपल सी भाषा में कहता हूं, ये बोर्ड है, मैंने कहा मुझे कलर करना है, इसको कलर करना है, कलर करने के लिए पेंट लगेगा। अब पेंट, जो पेंटर आएगा वो क्या पूछेगा, कितना एरिया है, कितना एरिया है। तो ये एरिया क्या कहता है, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। यानी इसकी कोई दो साइड ले लो और आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द एरिया। यानी आपने लेंथ लिया, हाइट लिया, मल्टीप्लाई करो, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया का मतलब होता है, एरिया जब भी फाइंड किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू साइड, मल्टीप्लिकेशन करना है, और कितने साइड का, दो साइड का। यार ये हो गया हमारा एरिया, समझे? मैं परसेंटेज से कैसे कनेक्ट करता हूं, ध्यान से देखिए। आप कोई भी ज्योमेट्री वाला सवाल इससे सॉल्व कर दोगे। अब मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू साइड, तो हम लोगों ने कहा एक साइड तो मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन मीटर सेंटीमीटर तो होगा। अगर मान लो वन साइड मीटर में, दूसरी मीटर में, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या नजर आएगा हमें, मीटर स्क्वायर। दूसरा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दूसरा यूनिट होगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर करा। तो ये बन गया एरिया। ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई भी डायग्राम आ जाए सिर्फ ऐसे चले जाना, दो साइड का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तीसरा होता है ज्योमेट्री में, तीसरा वाला कहता है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको कह रहे वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम का मतलब पहले देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या समा सकता है, व्हाट इज ऑक्यूपाई, कितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं, समझे? ये बॉटल है, जिस आदमी ने बॉटल बनाई वो बॉटल सोच के किसे बनाएगा, कितना पानी बैठेगा, तो दैट इज द वॉल्यूम, कितना समा सकता है। तो इसका 1 लीटर, आधा लीटर वॉल्यूम होता है। हम लोग बाल्टी लेने जाते हैं कि नहीं, बकेट लेने, तो बकेट लेते समय हम लोग बकेट तो कहते हैं, बट सामने वाला सवाल पूछता है भैया कितना लीटर चाहिए, 5 लीटर, 10 लीटर, दैट इज द वॉल्यूम, नहीं है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालते समय क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होनी चाहिए। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो जाए। ये बोर्ड है ना, ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, नहीं, इसको क्या चाहिए, 3 साइड होनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाँ।
दीवार के ऊपर देखेंगे वॉल्यूम होगा, घर का वॉल्यूम होता है। घर में जैसे हम लोग ये हॉल में बैठे हैं तो हॉल का वॉल्यूम होता है, कितने बच्चे बैठा सकते हैं, तो कितने बच्चे बैठेंगे, कितनी चेयर लगेगी, लेंथ ब्रेथ हाइट का मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो दैट इज अ वॉल्यूम। तो जहां पर भी वॉल्यूम आ गया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन बिटवीन कितना, थ्री साइड, बस यहां पर थ्री साइड लगेगी। ठीक है, तो ये बन गया यहां पर वॉल्यूम का कंसेप्ट। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन बिटवीन थ्री साइड लग रहा है तो यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है यूनिट क्या होगा? अगर मान लो एक साइड मीटर में, दूसरी मीटर में, तीसरी मीटर, व्हाट इज द यूनिट? मीटर का क्यूब। तो ये कहेंगे यार मीटर का क्यूब आ रहा है, सेंटीमीटर में आ गया तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो जो भी सवाल ज्योमेट्री से रिलेटेड परसेंटेज में आएगा खाली कंपाउंडिंग में ही आएगा, यहां से सॉल्व होगा, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट डाउन। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, if the length of rectangle increase by 30%, if the length of rectangle increase by 30% and breadth is increased by 20%, if the length of rectangle increase by 30%, increase by 30% and breadth ही कहते हैं ना उसको, breadth is increased by 20%, मतलब वो B वाली जो साइड है वो increase by 20%, then what percent increase in its area? Then what percent increase in its area? Then what percent increase in its area? ये वाला सवाल है। Then what percent increase in its area? अब देखिए समझें, हम लोग जानते सवाल है ज्योमेट्री का, लेकिन बात क्या क्या वर्ड यूज कर रहा है, परसेंटेज कर रहा है, 30%, 20%, दीज आर द परसेंटेज। तो हम लोगों को तो ज्योमेट्री पता ही नहीं है, हम लोग ज्योमेट्री तो पढ़े नहीं है, वो ज्योमेट्री में परसेंटेज वाला दे रहा है। तो जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय तो ठीक था, लेकिन परसेंटेज में कैसे सॉल्व करें? पहली बेसिक मेथड, रेक्टेंगल की डायग्राम सभी को पता होनी चाहिए। सर ये रेक्टेंगल है, अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, यानी ये एल होगा और ये बी होगा। अब एल और बी की वैल्यू पता है क्या? वैल्यू पता नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं हर आदमी, हर पर्सन अपने आप में संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब कितना परसेंट? 100%। हर आदमी अपने पास खुश है ना यार, तो लेंथ अपने पास 100% है, उसको लेंथ को और ब्रेड्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन बी ने लेंथ से कंपेयर करना स्टार्ट किया उस समय तकलीफ होगी। ठीक है, लेंथ क्या क्या, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी साइड हूं। बी क्या क्या, मैं अपना जगह पर खुश हूं। लेकिन बी उठ के अगर इससे कंपेयर करें, मेरे पास तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो दैट टाइम तकलीफ होगी। वैसे हर का अलग अलग रोल है, अपने जगह पर खुश है। तो परसेंटेज क्या कहता है, लेंथ की वैल्यू है पूरी तरह से 100, बिकॉज परसेंटेज है, 100% है। बी भी अपने जगह पर 100 है, इज ऑल्सो 100। परसेंटेज कह रहा हूं, बात समझेगा। वैल्यू के तत्व में तो मानता हूं कि लेंथ बड़ी होती है, हाँ, परसेंटेज में दोनों अपनी जगह पर क्या होता है, पूरा होता है, 100%। तो आप एक बात बताओ, यहां पर 100 थे, मैंने यहां का एरिया पूछा, आपको क्या आएगा? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाँ बेसिक से। तो यानी क्या करेंगे, 100 इंटू क्या, 100। तो 100 इंटू 100 कितना होगा? नहीं यार, 10,000। यानी इस समय हमारा एरिया था 10,000, सही कि नहीं? ऐसे उसने कहा कि लेंथ की वैल्यू तो बढ़ गई है, कितने से बढ़ी? 30% से। तो बताओ लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 130 हो जाएगी। और कह रहे ब्रिथ भी तो बढ़ गया है, ब्रिथ भी तो बढ़ गया, कितने से? 20 से। तो ये कितना होगा? 120 हो गया। बट अब यहां पर तो एरिया भी बढ़ना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड, इसे कहेंगे न्यू एरिया। अब यहां पर कहेंगे न्यू एरिया। अब न्यू एरिया बताओ यार क्या करेंगे, तो 130 आएगा और किसको मल्टीप्लाई करेगा? 120 को। तो हम लोग कहेंगे यार दो जीरो पहले लगा देते हैं साइड में, दो जीरो लगाएंगे। 12 थ्री जार कितना? 36, 6 दिया, 3 कैरी किया। 12 वन जार कितना? 12, और 12 प्लस 3 कितना? 15। यानी यहां का एरिया है 15,600। अब चलो हाँ देखिएगा, हम लोगों ने अभी तक जो भी बनाया, हम लोग कह रहे हैं पहला वाला एरिया 10,000, आज का एरिया 15,600। बढ़ा कि नहीं? बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 5,600। तो हमारा कंसेप्ट था बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, दैट इज अ डिफरेंस, वो डिफरेंस। तो डिफरेंस हमें पता चला, डिफरेंस कितना है? 5,600 डिवाइडेड बाय दैन नंबर। व्हाट इज द दैन नंबर? 10,000। प्रीवियस से कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10,000। और ये जो भी नंबर आएगा इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ द परसेंटेज, ऐसे परसेंटेज में। अब हम लोग आए, ये दो जीरो कैंसल, इसके दो जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, व्हाट इज द आंसर है? तो ये बन गया आपका 56%, बिकॉज आपने ऐसे रूल लगाया। आप घुमा फिरा क्या है, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता था, आप ऐसे आ गए। दूसरा रूल क्या था, दूसरे ट्रिक्स? सर मैं इसमें जाना नहीं चाहता, मैं जानता हूं कंपाउंडिंग चल रहा होगा, कंपाउंडिंग चल रहा है तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज निकाल दूं। ठीक है, कैसे निकालेंगे?
आप पहला कोई भी नंबर ले लो आपके हिसाब से, 30 20 कोई भी, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई भी नंबर लिखेंगे, अगर मान लो मैं 30 लिख देता हूं, कैसे भी लिखो तो भी चलेगा। मैंने लिखा, मैं पहले 30 बता रहा हूं। एक साइड को मैंने 30 से बढ़ाया, दूसरे को कितने से बढ़ाया, 20 से। अब जब मैं दूसरे को 20 से बढ़ाऊंगा तो ये क्या कहेगा, पहले के ऊपर भी कितना चाहिए, 20% चाहिए। ओके, पहले का भी 20% चाहिए मुझे। अगर मैं 30 का 20% चाहता हूं तो 30 का 10%, 3, 20%, 6, यानी यहां पर मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐड करूं सभी के नंबर, 30 प्लस 20 प्लस 6 कितना, 56, ये खुद यहां पर 56 आ जाएगा। तो दैट इज सिंपल। ऐसे दूसरी मेथड कि सर मैंने गलती से पहला नहीं किया, 30 के जगह पर 20 लिया, कोई मतलब नहीं बनेगा, सही नहीं आएगा, ये 20 हो गया। 20 के बाद में हम लोगों ने लिया 30, तो बताओ यहां पर इसका कितना परसेंट लगेगा, 30%, इसका 30%। 20 का 10%, 2, 30%, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना, 6, तो भी नंबर कितना आएगा, 56 ही आएगा। तो ये दूसरी मेथड हो गई जिसमें हम लोग थोड़ा परसेंटेज को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड मेथड। और मेथड है, आगे बताता हूँ, नोट डाउन कीजिए। देखें सर, ये दोनों से भी एक पसंद नहीं आ रहा है, इससे अलावा भी मेथड, तो इसके अलावा मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मूला मेथड। अभी हम लोगों ने देखा। अब फॉर्मूला मेथड में क्या हुआ ना, आपको खाली इसका कंसेप्ट समझना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला मेथड का पहला देखो, मैं पर्सनली ज्यादा फॉर्मूला पसंद नहीं करता, रीजन क्या है ना, कितने टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर वो फॉर्मूला बढ़ता ही जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा ना, याद करना मुश्किल है। मैं जब 2012 में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मुझे ये याद है, उस समय एक बुक लॉन्च की थी बीएससी पब्लिकेशन वालों की। बीएससी पब्लिकेशन होता है, बीएससी की क्लासेस भी है आई थिंक। ठीक है, उनका एक बुक था। और 2012 में नहीं का इंटरनेट ही नहीं था। इंटरनेट नहीं था का मतलब ये, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलते थे, और हम लोग वो दूसरे का वीडियो नहीं देख पा रहे थे, बहुत कम टेक्नोलॉजी थी उस समय, कोई नहीं था। बुक से ही पढ़ने थे, सभी के पास वही ऑप्शन। बीएससी की एक क्विकर मैथ्स करके बुक आई थी उस समय, और वो ऐसी बुक फेमस हुई, लोग हर बच्चा उसको परचेस करने लगा, क्विकर मैथ्स क्विकर मैथ्स। मैंने उस यम तायरा के राइटर है, बहुत ग्रेट राइटर है, मैं नहीं मान, ये नहीं कह रहा हूँ कि राइटर गलत है। जब बुक देखा तो क्या पता चला, एक टाइप उसका फॉर्मूला, दूसरा टाइप फॉर्मूला, तीसरा टाइप फॉर्मूला, फोर्थ टाइप फॉर्मूला, एक टॉपिक में 50 फॉर्मूला। लेकिन सवाल ऐसे बनेंगे कि मजा आ जाएगा बच्चे को, देखा पुट कर। अब वो क्या होगा पता है, मैंने फॉर्मूला लिखा, आप देख रहे हो, हाँ चलो बनाओ रे बनाओ, बहुत जल्दी बच्चा खुश बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। ड्रॉबैक क्या बना, नंबर ऑफ फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, यानी दिमाग में लेके जाना पड़ेगा कि हाँ चलो उस समय, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो लगा यार मजा नहीं आएगा इसमें, तो फॉर्मूला लग जाएगा लेकिन मेथड नहीं आएगी। अभी के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला वाली मेथड क्या कहती है, अगर मान लो पहली साइड x% से इंक्रीज हो गई, इंक्रीज है, दूसरी साइड y% से इंक्रीज होती है, ये भी इंक्रीज ही है। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। अगर दो के लिए पढ़ रहे तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, अगर मान लो नेक्स्ट कंडीशन, पहली साइड x% से इंक्रीज हो गई यहां पर, दूसरी साइड y% से डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज का मतलब खाली माइनस और इंक्रीज का मतलब प्लस। हाँ, अब देखिए इसका कंसेप्ट देखो कैसे बनेगा, कंबाइन करेंगे, एक्स आया, यहां पर क्या आएगा, प्लस या माइनस, माइनस, वाई तो निगेटिव में चला गया, दोनों का कंबाइन रिजल्ट प्लस लिखेंगे, एक्स आया, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 100। ये वाला बना। नेक्स्ट, ओके, अब और कहता हूं, अगर मान लो पहली वाली साइड x% से डिक्रीज होती है, ठीक है, दूसरी वाली साइड y% से इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, कंबाइंड रिजल्ट क्या बनेगा, पहला वाला क्या आएगा, -x, दूसरा वाला क्या बनेगा, +y, दोनों का कंबाइंड -x इंटू +y डिवाइडेड बाय 100। अगर दोनों के दोनों डिक्रीज होती है तो, दोनों के दोनों डिक्रीज होती है तो चलो यहां पर ही कंडीशन बना लेते हैं कि मान लो दोनों के दोनों डिक्रीज हो गए, पहला वाला x% से डिक्रीज, हाँ, दूसरा वाला y% से डिक्रीज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ऐसे बनता फिर, -x माइनस वाई प्लस क्या करेंगे, -x इंटू -y डिवाइडेड बाय 100, ऐसे लगाएंगे। अब इतना खाली पता होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, पर प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, उस नंबर से बना सकते हैं, तो ऐसा एक मेथड था फिर। ठीक है, हर जगह पर। तो अभी जो सवाल दिया उस हिसाब से अगर मुझे सॉल्व करना है, तो अभी जो गिवन सवाल था उसमें तो हर बार बढ़ ही रहा है नंबर। तो बताओ कोई भी नंबर, पहला कितना है 30, बाद में कितना है 20, दोनों का कंबाइन 30 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाय
100 डिवाइडेड बाय 100। अब जब सॉल्व करने जाएंगे, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, दोनों क्या हो गया, कैंसर। 30 और 20 की एडिशन 50, और 3 इंटू 2 कितना, 6, तो आंसर कितना आएगा, 56। तो 56 इज ओनली आंसर। मैं ये नहीं कह रहा हूं फॉर्मूला गलत है, अगर मुझे ऐसे सवाल आ गए तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा ना यार, डायरेक्ट डायरेक्ट चला जाऊंगा, इसमें भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर पॉइंट में आ गए तो कैसे, 33.33%, 16.66%। अब मैं यहां पर तो लिख पाऊंगा, मल्टीप्लाई में मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो और एक मेथड इंट्रोड्यूस करता हूं, नेक्स्ट मेथड एंड फाइनल मेथड, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मैं कहता हूं सबसे अच्छी मेथड है, बट पर्टिकुलर ये सवाल में तो आप बेसिक से ही जाओगे। ये एक मेथड, कंपाउंडिंग हम लोग कैसे करेंगे। अब तो पहली साइड कितने से बड़ी है, 30%। व्हाट इज द 30% इन अ फ्रैक्शन, 3/10। ओके, दूसरी साइड कितने से बढ़ गई, 20%। व्हाट इज द 20% इन अ फ्रैक्शन, 1/5। अब समझेगा, इसको सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे। मैं सेम मेथड परसेंटेज, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाऊंगा, सेम मेथड प्रॉफिट एंड लॉस में लगाऊंगा, हर जगह पर एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अ फ्रैक्शन चार्ट मेथड। इससे कैसे बनाता है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। जैसे ये 10 नंबर है, हाँ 10 उसका रेक्टेंगल की लेंथ होगी, वो कितने से बढ़ गई, 3 से बढ़ गई। तो लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे लिखेंगे, 10 नंबर था, 10 में 3 बढ़ गया, एरो ऐसे दिखाएंगे, +3 कर देंगे, और कितना हो गया, 13। ये स्टेप समझ में। दूसरा साइड में जाता है, दूसरी वाली ब्रीथ कितनी है, 5। 5 दिया, 5 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 5 में 1 बढ़ा, कितना हो गया, 6 हो गया। ये आ गया हमारा चार्ट, इस प्रकार से आ गया चार्ट। ये प्रेजेंटेशन समझ में, ठीक है। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, यहां पर आए। ये देखते समय एरो बनाया गया, एरो बनाया गया कि नहीं। अब देखना, हमारे दो साइड है, लेफ्ट साइड यानी राइट साइड, लेफ्ट यानी राइट साइड। लेफ्ट और राइट आपस में कैलकुलेशन में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आपस में डिवाइड करेंगे, और सेम साइड का होगा आपस में मल्टीप्लेक्शन, ऐसे देखना है। बताओ दोनों में कोई कॉमन नजर आ रहा है डिवाइड करने लायक। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, लेफ्ट और राइट में कोई डिवाइड होने वाला है, पूरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। किससे डिवाइड करेंगे, 5 और 10 नहीं कर सकते, वो तो एक साइड में आ रहा है। वो कहता है इधर की विलन आने दो, हम लोग एक साइड है, ठीक है। ऐसे कौन सा किसको डिवाइड कर सकता है, 6 एंड कौन सा, 10। तो 6 एंड 10 को डिवाइड कर सकते हैं, तो कहा यार इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, 5, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 3। और कोई बन सकता है क्या, नहीं। तो बाकी सर यहां तक ही रुक सकता है। सेम साइड का करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 5 इंटू 5 कितना, 25, ये होगा हमारा 25। इस साइड में एरो ऐसे ही बनाया। इधर देखिए 13 इंटू 3 कितना, 39। हाँ अब चेक कीजिए, अब क्या कहना है इसका, आपके पास 25 वैल्यू है, वो कितना बन गया, 39। कितना बड़ा, 14 बढ़ा, 14 बढ़ा कि नहीं। तो जो 14 बढ़ गया, यहां पर लिखता हूं, ये जो 14 बढ़ा वो किसके ऊपर बढ़ा, 25 के ऊपर। तो परसेंटेज कैसे बनेगा, 14 डिवाइडेड बाय 25 इंटू कितना, 100। तो दैट टाइम सेम आंसर आएगा, वैसे ही आंसर आने वाला है। देखिए 25 1 जार 25, 25 कितना, 4 जार, मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना, 56%। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इतना घुमा के आने से अच्छा तो वही तो मेथड थी सर, है कि नहीं, यही लग रहा है कि नहीं। कब इंट्रोड्यूस करना है इसको, इसकी बात समझेगा। 33.33% पहली साइड बढ़ गई, सेकंड साइड 16.66%, फोर्थ साइड और दे लिया। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइड का, इसमें 10 साइड भी आ जाए तो भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी नंबर। उस फॉर्मूले में रिस्ट्रिक्शन है, कैलकुलेशन में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये देखना है। चलो नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट ज्योमेट्री का एग्जांपल, फिर पैटर्न को चेंज करता हूं, मतलब उसी पे नेक्स्ट। इफ द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब समझ में आता है ना डाइस के नाम से। इफ द साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 10%, इफ द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब या डाइस मान लो, इफ द साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%, then what percent its volume increase, if the side of cube increase by 10%, then what percent its volume increase, वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। if the side of cube increase by 10%, then what percent its volume increase। अब ये ज्योमेट्री से ही पूछ रहा है, क्यूब का मतलब डाइस है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर गड़बड़ होगी। फिर हम लोग एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, साइड का क्यूब, क्योंकि 3 साइड का क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। हम लोग कहेंगे हमें जाने नहीं फॉर्मूले से, 3 4 मेथड नहीं देखना है, बेसिक बेसिक चेक, ठीक है। तो फॉर्मूला वाली मेथड में नहीं लगाना चाहता, ये मेथड पहले लगाऊंगा। पहली बार कितना बड़ा होगा, 10, दूसरी बार कितना आएगा, 10। डायरेक्टली मेथड समझेगा, पहले बार 10, दूसरी बार 10।
जो 10 आया उसका भी कितना 10, 10 का 10 कितना 1 यहां तक, तो ये बन गया हमारा कितना, नहीं 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 11, यहां 3 बार लिखना है ना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है कि नहीं इंक्रीज, ठीक है। साइड वॉल्यूम का मतलब कितना, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 3 साइड, 3 बार आएगा, तो अगली बार क्या आएगा, अगली बार सर 10 आएगा। 10 के बाद में देखो यहां तक आया कि नहीं, ऊपर जो जो लिखा है उसको कॉपी करो, उसको कॉपी करते जाना है, ठीक है। ऊपर 10 लिखा, 10 के बाद में नेक्स्ट कौन सा आया था, 1 आया था, फिर 1 लिखना पड़ेगा। अब 1 लिखा तो 1 के बाद में इसका क्या लेना पड़ेगा, इसका 10% लेना पड़ेगा। इसका 10% कितना यार, 1.1 होगा। और ये बनेगा तो फिर यहां से एडिशन करेंगे। अब यहां पर देखेंगे तो ये एडिशन कितनी हो रही है, 12.1 हो रहा है ये। अब कर दो पूरा एडिशन, अब पूरा एडिशन करने जाएंगे, देखिए 10, 10 प्लस 11 और 12.1, व्हाट इज द एडिशन, 33.1, ये वाला वॉल्यूम इतने परसेंट से बढ़ गया, ऐसा, ठीक है। आपको ये कहेगा नहीं मुझे फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला जल्दी जल्दी लगता है, तो बताओ फॉर्मूले में 3 का कोई पैटर्न है क्या, नहीं है। फॉर्मूले में क्या है, 2 का पैटर्न, तो पहले 2 का निकालना पड़ेगा, फिर 3 अटैच करना पड़ेगा, फॉर्मूले से समझेगा मेथड कैसे। फॉर्मूले में ऐसे बनाएंगे, पहले 2 का निकाल लेते हैं, जैसे 10 प्लस 10 प्लस क्या करेंगे, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। देखो यार मैं पहले 2 का लेकर आऊं, हाँ 10 प्लस 10। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो यहां से कैंसल, ये कितना हुआ 20, और ये एडिशन 1 हो जाएगा, मतलब कितना होगा इसका आंसर 21। ये क्लियर हुआ, ये 21। अब हम लोग कहेंगे सर इसको दूसरा अटैच करेंगे, 21 प्लस कितना 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, यानी पहले नंबर दोनों का निकाला, फिर तीसरा उसके साथ में कंबाइन किया, दैट इज अ फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अब ऐसे अगर चलता हूं तो इसमें देखिए आंसर कैसे आएगा फिर, ठीक है। इसका आंसर आने का तरीका समझे। अब बताओ व्हाट इज द एडिशन, 31, ये बन गया 31 प्लस ये जीरो कैंसर, ठीक है, ये कैंसर। नंबर कितना आएगा, 21 इंटू 1 कितना 21, 21 से 10 से डिवाइड किया तो 2.1, कितना 2.1, तो यहां पर 2.1 आ गया। एडिशन कितनी हुई 33.1, इसमें भी लेंदी हो गया, ठीक है, इसमें लेंदी हुआ ना, इसमें कैलकुलेशन बढ़ गया, इसमें लेंदी काफी तक हो रहा है। तीसरी मेथड पता है कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड है, और एक मेथड फ्रैक्शन चार्ट, फ्रैक्शन चार्ट इज द मेथड। व्हाट इज द 10% इन अ फ्रैक्शन, 1/10, 1/10 का क्या बनेगा, 10 का एक नंबर बड़ा, 10 का एक बड़ा, 10 का एक का बड़ा मतलब कितना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 का एक बढ़ गया 11 होगा, 10 का एक बड़ा 11 होगा, 10 का एक बार बड़ा तो 11 होगा। तो बताओ कोई कैंसल तो नहीं कर सकते, इधर का मल्टीप्लाई इस साइड में मल्टीप्लाई, 1331, स्टेप समझ में आ रही है, कितने से बढ़ रहा है 331 में, किसके ऊपर 1000 के ऊपर, इंटू कितना 100। चलो तो ये वाली मेथड डायरेक्ट आएगी, ठीक है। इसमें 2 जीरो यहां से कैंसल, 10 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 33.1। और कोई जानकार आदमी है, कोई समझदार बच्चा है, वो क्या करेगा, बार बार तो लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे, कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना, मैं डायरेक्ट क्यूब नहीं कर सकता क्या, यानी कोई ऐसा थोड़ी लिखेगा, वो कहेगा 10 का 11 अगर होता होगा तो सेम सेम करना पड़ेगा, तो सेम सेम का मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब करना, तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, तो डायरेक्ट लिखेगा 331 बैठाए 1000 के ऊपर और इंटू 100 कर दो, उसका आंसर ऐसे आ गया, ठीक है। ये वाली मेथड नोट डाउन कीजिए। इन अ क्यूबाइड हाँ, द लेंथ is increased by 33.33%. In a cuboid, the length is increased by 33.33%. Breadth is increased by 25%, and height is increased by 20%. Then what percentage volume increase? What percentage volume increase in a cuboid? What is the cuboid? हॉल जैसा, ये वाली डायग्राम, दैट इज cuboid, ठीक है। इन अ क्यूबाइड लेंथ इज इंक्रीज बाय 33.33%, 33.33%, ठीक है। ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 25%, हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, हाइट इज इंक्रीज बाय 20%। देन व्हाट परसेंट चेंज इट्स वॉल्यूम, या व्हाट परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने से बढ़ावा होगा, कितने बढ़ेगी। खाली ये देखना है कि अगर मैं पूरा मेथड लगाते बैठूं तो मेरा टाइम लगेगा। अब देखो पहली वाली कितने से बढ़ गया 33.33%, दूसरा वाला कितने से बढ़ रहा है
25%। तीसरा वाला कितने से बड़ा? 20%। तो मुझे आपको हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज द फ्रैक्शन नंबर? इसका फ्रैक्शन 1/3, इसका फ्रैक्शन 1/4 और इसका फ्रैक्शन 1/5। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को? हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए यार, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे बताओ। सी का क्या बनेगा? बढ़ रहा है ना, एक नंबर बढ़ेगा तो कितना बनेगा? 4। ऊपर जो नंबर बढ़ा वही लिखना है यार। हाँ, ये नंबर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4 का क्या बड़ा होगा? एक नंबर, कितना बनेगा? 5। उसके बाद में 5 का क्या होगा? 6। 5 में एक नंबर बढ़ गया 6। चलो यहां तक स्टेप समझ में, ये क्लियर है? ये मेथड जल्दी जल्दी वर्क होती है डिफिकल्ट वाले सवाल में। बेसिक तो हर कोई बना लेगा, इसमें ये मजा आएगा आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गए, फिर हम लोग क्या, लेफ्ट और राइट में देखा। लेफ्ट और राइट में कोई नंबर कॉमन है? हाँ, बहुत सारे कॉमन है। 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 को भी 3 1 जार, ये कितना? 2 जार। फाइनल नतीजा आया 1 का क्या बना? 2 बना। 1 का 2 बना मतलब कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ने का मतलब हुआ 1 के ऊपर 1 बढ़ना इंटू 100। व्हाट इज द आंसर? 100%। 100% ये हमारा आंसर था। 100% वॉल्यूम में ग्रोथ हुई है। अब इसी से मिलते जुलते बाकी का क्या आ सकता है? थिएटर, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल की बात समझे, कोविड का समय चला। कोविड के समय में मूवी लग रही थी, ऐसा नहीं मूवी नहीं चल रही थी। कोविड के समय में आप सभी ने देखा होगा, सभी के सभी लोग ओटीटी पे मूव हो गए। मतलब इंक्लूडिंग मैं भी देख रहा था। सभी लोग क्या करते, कोरोना के समय नहीं क्या, लोगों को यही चाहिए था, चलो यार कोई वेब सीरीज अच्छा आ जाए, घर बैठे देखिए। फिर तो वो ओप स्पेशल ओप्स करके वेब सीरीज आई थी, फैमिली मैन उसी समय आया होगा, बहुत फेमस हो गए। और सब लोग नहीं क्या ओटीटी पे लगे हुए हैं, क्योंकि थिएटर में नहीं जा सकते। इधर थिएटर वालों का परेशानी चल रही। थिएटर वाले क्या कर रहे हैं? दूर दूर बैठाएंगे। देखिए आपने उस समय देखा होगा, दूर दूर बैठाएंगे। सीट लिमिटेड है, तो सीट को क्या नहीं कर सकते? सीट को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। सीट को क्या किया? कम किया। सीट को कम किया और पैसा बढ़ाया कम किया? बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? बिकॉज पैसे भी तो आना चाहिए, पैसा बढ़ा दिया। तो अब क्या हो रहा है, एक चीज को कम करेंगे और एक चीज को बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू पे असर होगा। तो दैट इज इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस वाला कंसेप्ट लगा देंगे, कंपाउंडिंग। दूसरा क्या था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन जी, मैम। हाँ, तो मैम जो है ना, अगर मैम ने कहा कि चलो कि जो लोगों का सैलरी ज्यादा है उनका टैक्स बढ़ा देते हैं, 5 लाख के ऊपर वाले का टैक्स बढ़ाएंगे। अब अगर टैक्स बढ़ाओगे तो जो आदमी पैसा देने वाला था वो भी क्या करेगा? थोड़ा सोचेगा कहां से बचा पाऊं वो, और उसमें कुछ तो चालाकी करेगा। तो टैक्स वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हर जगह पर जहां पर लगा कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यहां से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यही मेथड लगेगी। चले तो कंटेंट पे आते हैं। 56%। इसको ऐसे ही सॉल्व करना, 20 प्लस कितना? 30 प्लस क्या करेंगे? 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। 56% आंसर, क्योंकि ये सिंपल लग गया ना यार, डायरेक्ट डायरेक्ट। 56%, तो ये वाला आंसर था। नेक्स्ट पे आओ। वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%। वाटर टैक्स कह रहा है कि वो इंक्रीज हो गया 20%, बट कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%। कंजम्पशन तो कह रहा है हम लोग कम कर देंगे। अब टैक्स का प्राइस बढ़ा रहे हो तो वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अब ये पूछा गया, देन द डिक्रीज और इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर में बढ़ावा हुआ है कम हुआ, ये आपको सवाल करना है। 20 नंबर राउंड अप है कि नहीं, जल्दी जल्दी बना सकते कि नहीं? तो खाली फॉर्मूला ही लगा दो, दो ही नंबर है। तो पहली बार इंक्रीज या डिक्रीज है? इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब +20, बाद में क्या है? डिक्रीज। क्या करेंगे? -20, दोनों का कॉम्बिनेशन, प्लस लगाया 20 इंटू कितना? -20 डिवाइडेड बाय क्या यार? 100। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को? ऐसा ठीक है। अब जहां पर इसको लिखेंगे तो ये हमें पता है ये तो कैंसिल ही होगा, यानी ये जीरो बन गया। अब ये जीरो बना, प्लस माइनस वो बात की बात है, यहां पर जीरो लिख दिया। अब जीरो लिखने के बाद में इसका एक जीरो, इसका जीरो कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल। 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4, यानी नंबर आएगा यहां पर -4। और -4 का मतलब खाली यही नंबर होगा। माइनस क्या दिखाता है? डिक्रीज। माइनस खाली डिक्रीज सब बताता है। नंबर तो परसेंटेज में 4 होना चाहिए। 4 का आंसर कौन सा? सेकंड। सेकंड इज द आंसर। ये सवाल हो सकता है डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, तो आपके पास डेटा होना चाहिए डिक्रीज हो रहा है वो। द फैन प्राइस इज इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 20%, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल इंक्रीज बाय 40%। डिक्रीज हो गया प्राइस, सेल बढ़ गई 40 से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू ऑफ शॉप? शॉप में क्या रेवेन्यू पे क्या असर हुआ? अरे राउंड अप ही नंबर है ना, तो फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे। बताओ यार क्या करेंगे? पहला नंबर डिक्रीज 20, दूसरा नंबर इंक्रीज कितना? 40,
प्लस कर दिया -20 इंटू कितना 40 डिवाइडेड बाय कितना 100। ये पहले स्टेप यहां से ऐसे लिखना आना चाहिए। ये जैसे लिखा तो आप इंडिविजुअली ऐसे दोनों को सॉल्व करेंगे। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है 40, तो 40 में से 20 चला गया 20। जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, यानी जो बड़ा होगा उसका साइन लगेंगे तो यहाँ पर +20 आया होगा। ठीक है, ऐसे आया होगा। यहां पर आता है ये एक जीरो, ये जीरो, दो जीरो कैंसल, 2 इंटू 4 कितना है 8, लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस 12, तो 12% इज द आंसर। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज भी पूछा जा सकता है, तो इंक्रीज आ रहा है। पहला वाला वर्ड क्या, बहुत ही सिंपल है ना, अभी तो सिंपल ही चल रहा है। पहला वाला इंक्रीज यानी 20, बाद में क्या हुआ डिक्रीज यानी कितना -25, दोनों का कंबाइन 20 इंटू -25 डिवाइडेड बाय कितना होगा 100, ऐसे आएंगे, ऐसे लिख। ये प्रेजेंट करने के बाद में हम लोग कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना -5, क्योंकि जो बड़ा होता है नंबर उसका साइन लगता है। यहां पर देखो ये 21 ये कितना 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना -5, तो -5 और -5 कितना होगा 10, तो -10% आंसर होना चाहिए। और -10% का मतलब निगेटिव, मतलब खाली 20 का आंसर है। कैसे भी सॉल्व करो सही में ओके, चलो फ्रैक्शन वाली मेथड से बता देता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इससे अलग आए और उससे अलग आए। देखिए फ्रैक्शन से बढ़ाना है, व्हाट इज द 20%, 1/5 इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब 5 का 6। चलो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लीज देखना, 5 का 6, ये स्टेप समझ में आई। ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड डिक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द 25% इन अ फ्रैक्शन 1/4, 1/4। डिक्रीज का मतलब 4 में से एक नंबर कम होगा, कितना होगा 3 होगा। तो लिखते समय ऐसे करेंगे 4 की वैल्यू कितनी 3। यहां तक समझ में आया सभी को। अब हम लोग कहते हैं लेफ्ट और राइट देखना है, बिकॉज एरो बनाया हुआ है ना, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट देखते समय ये पता चला कि 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। तो 5 इंटू 2 कितना 10, और 3 इंटू 3 कितना 9। इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ कितने से 1 से। तो दैट मीन्स ऐसा आना चाहिए 1/10 इंटू 100 कितना आएगा 10%, तो 10% इज द आंसर। चलो पहली बात बताओ क्या हुआ, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज कितना 20%। दूसरी बार क्या हुआ डिक्रीज, डिक्रीज कितना हुआ 25%, -25 +20, -25 +20, ये स्टेप समझ में आ रही है। ठीक है, इस नंबर का क्या करना पड़ेगा 25% लेना पड़ेगा। इस नंबर का कितना लेना पड़ेगा 25% लेना पड़ेगा। कोई भी नंबर का 25% कैसे लेते हो, डिवाइड बाय 4 करते हैं। 20 को 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5 आएगा, प्लस लगाऊं या माइनस, माइनस लगेगा बिकॉज डिक्रीज चल रहा है, तो यहां पर -5 लगेगा। अब -5 लगेगा, -25 -5 कितना -30, 30 में से 20 गायब कर दो -10। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, देखो ये भी सवाल आएंगे, विलेज की पॉपुलेशन बड़ी वगैरह, ये सब कुछ यहां से ही होता है सभी एक टाइम। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 12%, 10% इन अ 2 सक्सेसिव ईयर। व्हाट इज मीन बाय सक्सेसिव, लगातार, कंटिन्यू। सक्सेसिव का मतलब लगातार, हाँ लगातार 2 सक्सेसिव ईयर। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर। हर बार डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, हर बार डिक्रीज हो रहा है, फॉर्मूला ही लगाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला -12 -10 प्लस -12 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं बता दो, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे माइनस, और माइनस की क्या होती है यहां पर एडिशन, तो कितना होगा -22, -22 हो गया। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या करता है प्लस करता है, यानी माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 120, और डिवाइड बाय कितना हो रहा है 100। चलो ऐसे बना होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 ये कैंसिल होगा, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट लगेगा, पॉइंट क्या लगेगा 1.2 बनेगा, तो यानी ये नंबर क्या बन रहा होगा हमारा -22 प्लस 1.2। अब 22 में से ऐसे समझ लो, 22 में से 1 चला गया, कितना बचा 21, और 21 में 0.2 भी चला गया, कितना बचेगा 20.8। दैट इज आंसर 20.8, आंसर -20.8। और डिक्रीज का माइनस का मतलब डिक्रीजर को। अगला सवाल,
ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा है बाकियों से। A number is first decreased by 25%, then the decreased number is increased by 20%. The resulting number is less than the original number by 40. Then what is the original number? देखो, ओरिजिनल नंबर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना होगा? 100%। कभी भी नंबर कोई भी है 100%, लेकिन उस नंबर के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किए गए। पहली बार क्या किया? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होगा? -25। बाद में क्या किया? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होगा +20। तो पहले देखते कितना क्या हुआ रहा है। -25 +20 ये आ गया। फिर हम लोग कहते हैं प्लस -25 इंटू क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 100। ये स्टेप समझ लो यार, ये समझ में आ रही कि नहीं? ये क्लियर है? अब जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय पता चलेगा 21 ये कितना? 5 5 से डिवाइड कर दो तो ये -5 बनेगा। ये -5 समझ में आ रहा है? यहां पर देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? -5 है। दोनों का डिफरेंस -5, बाद में भी -5। माइनस इंटू माइनस कितना होगा? एडिशन होगी, कितना होगा? -10। -10 का मतलब हुआ वो नंबर 10 से क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। किसमें? परसेंटेज में। ये परसेंटेज है हमारा, परसेंटेज में डिक्रीज हुआ। हम लोग कहेंगे परसेंटेज में 10% से डिक्रीज हुआ, बट नंबर में कितने से डिक्रीज बताया जा रहा है? 40 से डिक्रीज हुआ बताया जा रहा है। तो उस केस में कैसे बनेगा? 10% जो है उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 40 बनी। और पूरा नंबर तो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी? ऐसा सवाल। 400। तो 400 इज द राइट आंसर। 0 0 कैंसल, एक्स की वैल्यू 400। 400 सही आंसर। नवंबर 19, अब 1949 को तो पास हो गया था, आजादी तो मिल चुकी थी, तो फिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? 1950 को ही क्यों लागू हुआ? कि ऐसा क्या हुआ कि आप इतने दिन तक रुक गए? 26 जन को मिलने वाली थी आजादी। जाहिर सी बात है ना कि हम लोग तो रिपब्लिक बचपन से मनाते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस दिन क्यों नहीं लागू किया गया? 1950 50 में, 49 में, 29 में अधिवेशन हुआ था, हाँ। सेलिब्रेट करेंगे, सही है। देखिए, पहली बार गवर्नमेंट, मतलब जितने भी कांग्रेस या जितने भी लीडर थे, उन्होंने तय कर लिया था कि 26 जनवरी को, हाँ, 1930 को फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया गया था। 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट टाइम, जो पाकिस्तान में अभी प्रांत है, एक रिवर के किनारे पहली बार ट्राई कलर, हमारे जो फ्लैग था उसको होस्ट कर दिया था। और ये माना गया था कि इस दिन से ही हम लोग क्या करेंगे? इंडिपेंडेंस डे कंटिन्यू कर लेंगे। बट आप जानते हो बाद में वॉर छिड़े, हो गया, और बाय डिफॉल्ट हमें जो इंडिपेंडेंस डे बना या हमारा इंडिपेंडेंस जो मिला वो 15 अगस्त 1949 आ गया, ठीक है। सॉरी 47, इस दिन हमें मिल गया, ठीक है, 47 मिला। अब इस समय भी घटना देखिए आप लोग, 15 अगस्त को हमें मिला है, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिला। और जब ये दोनों को साइन कर रहे थे, बिकॉज देखिए देखने में तो एक भाई है ना, पाकिस्तान और इंडिया भाई है, एक्चुअली देखा जाए इसके ऊपर भी बहुत बड़ी घटना घटी है। जब दोनों बिछड़ रहे थे, हम लोग मानो बिछड़ना ही एक प्रकार से है, दोनों बिछड़ रहे थे और दोनों को हस्ताक्षर करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के भी लीडर, पाकिस्तान के लीडर कोई बता सकता है? राष्ट्रपिता माना जाता है वहां पर मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जीना। इन दोनों को दस्तखत करना था कि अब सेपरेट हो रहा है और अब हमें इंडिपेंडेंस दिया जा रहा है। तो मोहम्मद अली जीना इन्होंने 10 साढ़े 10 की रात के बजे 14 को साइन कर दिया। और उसी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 AM को 2 बजे साइन किया, रात के 2 बजे के आसपास। अब रात के 2 बजे मतलब दिन कौन सा हो गया? 15 अगस्त। 15 अगस्त इज। और ये भी माना गया है कि जैसे ये दोनों अलग हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने डिमांड भी कर दी थी कि जब दो घर के भाई बिछड़ते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है कि नहीं? सही है ना? कि ऐसे थोड़ी कर सकते इसको ही दे दो, इसको मत देना है, प्रॉपर्टी का तो बंटवारा होना चाहिए। तो डिमांड कर दी कि हमें भी आधे आधे प्रॉपर्टी चाहिए। अब आधे आधे प्रॉपर्टी चाहिए, उनकी डिमांड थी। लेकिन इंडियन लोग जानते थे, जो भी लीडर थे, उनका कहना था अगर मैं प्रॉपर्टी दूंगा तो उसी पैसे से अटैक करेंगे, पैसा लेंगे लेकिन अटैक तो हम पे करेंगे, तो थोड़ा सा तो देना नहीं चाहिए। गांधी जी अकड़ गए थे। गांधी जी कहने लगे कि ऐसा अगर नहीं करोगे, प्रॉपर्टी नहीं दोगे, तो वो मरते दम तक आपके ऊपर क्लेम करते रहेंगे कि देखिए हमें कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो गांधी जी ने पहली बार ऐसा उपन्यास किया था, मतलब हम लोग कहते ना कि उन्होंने एक तो स्ट्राइक कर दी थी, हम लोग कहते हैं
आप आमरण उपोषण उपोषण किया था कि पाकिस्तान वालों को पैसा देना चाहिए। वो एक प्रकृति तो करेक्ट भी था कि यार पाकिस्तान वालों को पैसा नहीं दोगे तो वहां मतलब लाइफ टाइम ये करेंगे। तो इंडिया में परेशानी ये थी गांधी जी उपोषण में डेथ ना हो जाए, क्योंकि उनके लिए लड़ रहे हैं, इस वजह से हम लोग नहीं दे रहे। मोहम्मद अली जीना भी परेशान था। मोहम्मद अली जीना सोच रहे थे कि गांधी जी की अगर डेथ होगी तो राष्ट्रपिता मैं नहीं बनूंगा पाकिस्तान का, कौन बन जाएंगे? गांधी जी बन जाएंगे ना। अरे लोग कैसे सोचेंगे कि गांधी जी तो हमारे लिए मर गए। ये परेशानी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने समझौता किया, पाकिस्तान को पैसे दिए, और पाकिस्तान देने के बाद गांधी जी का उपोषण बंद हो गया। आगे बहुत सारी घटना भी घटी, उसके तहत वो जम्मू एंड कश्मीर का मसला हुआ, राजा हरि सिंह के ऊपर केस बना। ठीक है, मेन है 26 जनवरी को जब लागू किया गया, बन गया, लागू करते समय एक बहुत बड़ी हलचल हो गई थी इंडिया में। उसकी कहानी सुना रहा हूं। जितने भी लोग बैठे, बुक बन गई है इंडिया को कैसे चलाए। इंडिया को चलाते समय हमारे पास बहुत सारे प्रांत है, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे रिलीजन्स है। हर आदमी चाहता था मेरे भगवान को अर्पण करो। ये होता है ना कि बुक बन के कुछ तो होता है कि नहीं, लोग हर चीज को तो अर्पण करते हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को तो अर्पण करना था। हिंदू में बहुत सारे समुदाय हैं, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, सभी के सभी पागल हो रहे थे लोग कि यार करें तो भी क्या, किसी को तो लिखना है। तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने अपने आप को अर्पण कर दिया। देखो उसका पहला पन्ना ध्यान से रीड करना, उसमें लिखा जाता है आमी भारतीय। ठीक है, आमी भारतीय अपने आप को अर्पण किया। और अपने आप को अर्पण करते समय ये भी था प्लेज बनाओ, प्लेज कैसे कि यार लोगों को पता चले कि क्या लिखना है। तो हम लोग वो जो लास्ट में रीड करते ना, हाँ वो क्या प्लेज क्या है हमारी, इंडिया इज माई कंट्री। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडिया इज माई कंट्री कहता है, इंडिया इज नॉट अवर कंट्री। अवर में फर्क होता है। जब मैं वो भी बताया कैसे गया था, अगर किसी ने ऐसे मानना हमारा देश है, गलत है। किसका देश है? मेरा देश है। क्योंकि अगर मैं मेरा देश मानता हूं तो मोटिवेशन होता है मेरा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका पूरा ध्यान रखने का। मेरा घर है तो वो यार घर मेरा है। ठीक है, हमारा घर है वो चला लेगा। ठीक है, तो ये वाली बात थी जहां से उन्होंने हर एक पॉइंट को रख के बनाया था। ठीक है, और उसके प्रति सेलिब्रेट करने के लिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, चले तो यहां पर रुक जाता हूं आज के लिए। कल लेक्चर में इसका आगे वाले पार्ट्स को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और हाँ मे भी रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा बाहर जाके आइएगा उस दिन, देखिए कहीं पर स्कूल कॉलेज में मिला तो। अगर छोटे जब होते थे ना, बहुत अलग फील होता था यार, बहुत ही अलग। स्कूल में अगर होते तो वो सॉन्ग बजना, ठीक है, लगेगा। थैंक यू, चलिए।